दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ईलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री ईला पटनायक। आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की। बात मुद्रास्फीति की इसलिए करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो बैठक है वो होने वाली है आगामी महीने में। तो किस तरह के वो निर्णय लेंगे, किस तरह के हालात हैं, इस पर चर्चा करने के लिए ईला जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मुद्रास्फीति बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, 6.09% हुआ है, जबकि आरबीआई ने ये प्रेडिक्ट किया था कि करीब 4% होगा। तो जो उसका एस्टीमेट था उससे बड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले ध्यान मॉनेटरी पॉलिसी में की जो मीटिंग होगी उस पर इसी पे ध्यान होगा? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का रोल ये है कि वो देखें कि हम इन्फ्लेशन जिसको टारगेट कर रहे हैं 4% और एक बैंड है उसके पास माइनस और प्लस 2% का। तो एक्चुअली 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन है कि नहीं, वो अपने टारगेट 4 के टारगेट के कितने नज़दीक है और कितना दूर है। और नॉर्मली ये होता है कि अगर वो अपने टारगेट से ऊपर है तो आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 एक्सटर्नल, और वो ये डिस्कशन करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन है और क्या एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की। और अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि कीमतें बढ़ती जाएंगी तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि वो उससे कंट्रोल कर पाते हैं कीमतों को। अब इस बार हालात अलग हैं, जिस माहौल में ये बैठक हो रही है वो अलग है। बिल्कुल, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो हर चीज़ नॉर्मल नहीं है जिसे कहते हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि उनके दिमाग में चल रहा होगा? हाँ, तो इस बार क्या क्या अलग है, हमारा राधिका पांडे और मेरा कॉलम जो है इस बार हमने ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं जिसकी वजह से आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन ऊपर, टारगेट से ऊपर होने के बावजूद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। और वो कंडीशंस ये हैं, पहली बात तो कि लॉकडाउन था, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स थे, कई जगह चीज़ें जा नहीं पाई। अभी हमें दिख रहा है कि रूरल एरियाज़ में जैसे ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह के कॉस्ट बढ़े हैं जो कि नॉर्मली कोई रीज़न नहीं होता बढ़ने का, बट क्योंकि लॉकडाउन था वो बढ़े। ख़ास तौर से अप्रैल और मई में वो दाम ज़्यादा बढ़े। अब धीरे धीरे जून के महीने में वो एक्चुअली कम हो गए हैं, पर फिर भी वो टारगेट से ऊपर रहा है इन्फ्लेशन रेट जो है। और ये ऐसी स्पेशल कंडीशन थी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से कीमतें कम हो जाएंगी। आप अपने आर्टिकल में ये भी कहती हैं कि सप्लाई जो है वो बाधित रही, और उसका एक कारण है जो कि आमतौर पे अगर नॉर्मल इकोनॉमिक कोर्स में सब कुछ चल रहा होता तो शायद वो एक पैरामीटर नहीं होता। तो फिर एक कुछ डेटा आपने दिया है जिसकी मैं चर्चा करती हूँ। आप इस कॉलम में कहती हैं कि ग्रामीण मुद्रास्फीति जो रूरल इन्फ्लेशन है वो शहर के बनिस्बत ज़्यादा रहा। मई में 6.18%, तो जून में ये बढ़ के 6.20% शहरों में अगर आप देखें तो 6.43% इन्फ्लेशन था मई में, जो कि घट गया जून में 5.9%। तो इससे क्या हम ये माने कि ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ ज़्यादा प्रभाव हुआ उस लॉकडाउन का, सप्लाई ना पहुँचने का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का? 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि वहाँ ज़्यादा प्रभाव हुआ लॉकडाउन का क्योंकि चीज़ें पहुँच नहीं पाई और इसलिए कुछ कीमतें बढ़ गई। और दूसरा ये कि वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा रही तो डिमांड उतना नहीं गिरा जितना कि शहरों में गिर गया। लॉकडाउन का असर शहरों में ज़्यादा रहा। एग्जैक्टली, लॉकडाउन का असर शहरों में ज़्यादा था, तो इसलिए लॉकडाउन में सप्लाई कम हुई पर डिमांड भी कम हो गई शहरों में, जबकि ग्रामीण इलाकों में सप्लाई भी कम हुई पर डिमांड उतनी कम नहीं हुई। तो उस वजह से जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें वहाँ प्राइसेस थोड़े, कीमतें बढ़ी कंपेयर टू जो शहरों में हुआ। फिर आप बात कर रही हैं खाद्य मुद्रास्फीति की कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। वो हर बार एक, हम ये भी कह सकते हैं कि सीजनल इन्फ्लेशन भी रहता है, और मॉनसून आने के बाद वो चीज़ें बदलती हैं। तो आप वो देख रही हैं कि वो बदलाव अब आएगा? अभी सोइंग अच्छी हुई है और उसके बाद क्रॉप अच्छा आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उससे कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी
और अगर सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स भी ईज़ हो जाते हैं तो जो सामान का आना जाना है वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये कीमतें, देखिए ऐसे तो किसी ना किसी चीज़, एक आध चीज़ की कीमत तो हमेशा बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन वो होता है जब जनरल कई चीज़ों में आमतौर पे हर चीज़ का भाव बढ़ा हो, तब भाव बढ़ा हो और बढ़ता जा रहा हो, परसिस्टेंट हो, जनरल हो और परसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्याज का दाम बढ़ गया तो हम कहेंगे कि अब बस इन्फ्लेशन हो गई। तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, पर ओवरऑल अगर प्राइसेस बढ़ते जाएं तभी उसको वो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन मानते हैं। और इस हालात में लग रहा है कि ये कम से कम हमें देखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ये हालात बदलते हैं। जब लॉकडाउन ईज़ होता है तो तब कीमतों का क्या ट्रेंड रहता है। और अगर अच्छी, आप कह रही हैं खरीफ की बुआई हुई, मानसून भी अच्छे हुए, तो उस सब का भी फ़र्क हमेशा पड़ता है। एक दूसरा पॉइंट जो इस कॉलम में आप कह रही हैं वो ये है कि जून के महीने में कपड़े, जूते, चप्पल, फुटवेयर, पान, तंबाकू और अन्य सड़क मादक पदार्थ जो हैं उनकी कीमतों में भारी उछाल आया, तो उससे मुद्रास्फीति पर सीधा असर हुआ। हाँ, क्योंकि ये इन चीज़ों की सप्लाईज अफेक्ट हुई, इन चीज़ों की सप्लाईज पर्टिकुलरली ग्रामीण इलाकों में अफेक्ट हुई। और इसीलिए हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ों के दाम बढ़े हैं तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये घट जाएंगे, धीरे धीरे इनके दाम वापस उस स्तर पे आ जाएंगे जो 2 महीने पहले थे। या लॉकडाउन के नहीं, उस स्तर पे नहीं। तो इन्फ्लेशन में जैसे हम जब 4% इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि आज जुलाई में 4% इन्फ्लेशन है, इसका मतलब कि पिछली जुलाई के कंपेयर टू 4% ज़्यादा कीमत है, ज़्यादा कीमतें हैं ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं। तो ये जो 4% हुआ है, ये 12 महीने लगे 4% बढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही होगा जो पिछले महीने था, थोड़ा तो बढ़ता है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। जो हमारा टारगेट भी 4% है, हमारा टारगेट 0 नहीं है, कोई भी देश 0 नहीं रखता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा तो बढ़े, बहुत कम बढ़ेगा। मतलब ये नहीं कि हमारे टारगेट जो 6 है, टारगेट का जो अपर बैंड है 6, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और आप बात कर रही हैं कोर इन्फ्लेशन की, यानी खाद्य पदार्थ और ईंधन के अलावा जो चीज़ें हैं उनके भाव और उससे कैसे मुद्रास्फीति पर असर होता है। तो क्या अभी हमने चर्चा कर ली खाद्य पदार्थों की, पर ईंधन के भावों का क्या असर है, उस पर भी अगर कुछ चर्चा करें। हाँ, तो वो क्योंकि बढ़े, एक्साइज बढ़ाई गई तो ईंधन के दाम बढ़े। बट कोर इन्फ्लेशन होता है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी जब बनानी होती है, जब हमें इंटरेस्ट रेट सेट करने होते हैं, तो हम किस इन्फ्लेशन रेट को देखें। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, पर क्योंकि फूड और फ्यूल में कई बार जैसे अभी हुआ एक्साइज ड्यूटी होने की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, या फ्यूल और फूड प्राइसेस दोनों बहुत वॉलेटाइल होते हैं, दुनिया भर में वॉलेटाइल होते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स जब देखना चाहते हैं कि किस इन्फ्लेशन रेट को देखें ये डिसीजन लेने के लिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि नहीं, तो वो कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। मतलब वो इन्फ्लेशन के सारी कमोडिटीज़ में प्राइस चेंज माइनस फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन, तो उनको नहीं देखते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि वो भी कंट्रोल में आ रहा है, जैसे जैसे सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स ईज़ हो रहे हैं वो भी कंट्रोल में आ रहा है। बात लॉकडाउन की हुई, कोरोना हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कई चीज़ें अस्त व्यस्त हुई। ऐसे में इन्फ्लेशन का डेटा जो आया, क्या वो डेटा भी सही है? क्या वो लाने में दिक्कतें आई? किस तरह की दिक्कतें आई? क्या उसे हम सही माने? तो इसमें 2 चीज़ें उठ के आती हैं। पहली तो ये कि कई ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं। अब अगर किसी ने बाल नहीं कटाया तो आप ये नहीं कह सकते कि बाल कटाने का दाम इतने रुपए था, 20 रुपये था, क्योंकि अगर किसी ने कटाया ही नहीं। इस तरह से जो ट्रांजैक्शंस हुए नहीं, जैसे रेस्टोरेंट में या एयरलाइन में फ़्लाइट्स नहीं हुई, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है उसका डेटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कई जगह कई चीज़ों में ऐसा हुआ। दूसरी चीज़, आपने अपने आर्टिकल में कहा है कि 23 सब ग्रुप में से 13 के अप्रैल में और 15 के मई में डेटा मिले, बाकी मिले ही नहीं क्योंकि ट्रांजैक्शंस ऐसे जो ट्रांजैक्शंस नहीं थे। कई जगह ऐसे हुआ कि फील्ड ऑपरेटर जा ही नहीं सका, फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो देखने जाता है, डेटा रिकॉर्ड करता है, वो भी तो कोई
इंसान जाते हैं, वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जाके देखते हैं कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन इस वक्त, जैसे कि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है और वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं एंटर कर सकता, बहुत दिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में गुड़गांव के लोग नहीं आ पाए या नोएडा से लोग नहीं आ पाए, वो वहीं पे लॉकडाउन थे, तो वो डेटा कलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में कई डेटा इम्प्यूट किया गया कि जब आप सोचते हैं अच्छा ये 5 है और ये 7 है तो बीच का 6 होगा, या आप मान लेते हैं एक फिगर औसत निकाल के, या जैसे भी उसका एक तरीका है वैसे मान लेते हैं आप एक उसको इम्प्यूट करते हैं और उस पर डाउट्स रेज किए जा रहे हैं कि डेटा कलेक्शन, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ या कलेक्शन नहीं हुआ या फिर इम्प्यूटेशन सही नहीं है, तो उस पर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो हमारा मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि इस वजह से आप प्लीज़ वेट करिए, वॉच करिए, आगे मॉनिटर करिए, ये मत अज्यूम करिए कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है टारगेट से ऊपर और बढ़ती रहेगी और इस वजह से कोई इंटरेस्ट रेट का एक्शन ना लिया जाए। यानी आपका सुझाव है आरबीआई को कि इस वक्त सही वक्त नहीं है इसको सही इन्फ्लेशन मानना और इस पे कोई कदम उठाना। एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया ईला जी हमसे चर्चा करने के लिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे बातचीत हम आगे जारी रखेंगे और आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें।